हाय एवरीवन, वेलकम टू टीएन ट्यूटर्स। दिस इज़ वन शर्मा और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का बेहतरीन सा चैप्टर जो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कंप्लीट वन शॉट जो है उसको हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो बात करते हैं हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। तो जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट है, मतलब इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, हम थोड़े चैप्टर के स्टार्टिंग से समझते हैं कि जो हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे आप बात कर सकते हैं कि आप कुछ भी खट्टा जैसे टेस्ट करते होगे, फॉर एग्जांपल लेमन जूस। तो वो क्या होता है, आपका काफ़ी थोड़ा सा सोर होता है टेस्ट में, राइट। तो वो किस वजह से होता है, वो होता है एसिड की प्रेजेंट में। और अगर आप किसी बिटर चीज़ को टेस्ट करते हो तो वो होता है आपका बेस की प्रेजेंट में, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ें जो हैं आपकी रिप्रेजेंट करती हैं एसिड एंड बेस को, और इनका हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब बिना किसी उसके देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेस, इनको हम पहचानेंगे कैसे, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। तो उसके लिए हमारे पास है लिटमस पेपर, ठीक है। जो लिटमस है वो एक तरीके का इंडिकेटर। इंडिकेटर्स मीन्स जैसे आपने जो भी व्हीकल्स होते हैं उनमें होता है राइट और लेफ्ट वाला इंडिकेटर, ऐसे ही जो इंडिकेटर्स हैं हमारे केमिस्ट्री में, जो साइंस का केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं एसिड्स या बेस को, ठीक है। तो एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है हमारा, वो है लिटमस, ठीक है। तो थोड़ा सा लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एक तरीके का आपका पर्पल डाई है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचिन। तो लिचिन जो है आपका एक प्लांट है जिसके थ्रू जो आपका लिटमस पेपर है वो एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। और जो आपका एसिड होते हैं वो आपके सोर होते हैं टेस्ट में, और वो चेंज करते हैं अपना कलर फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। और उसके साथ अगर हम बात करें बेसिस की, जो आपके बिटर होते हैं टेस्ट में, वो क्या करते हैं, अपने चेंज करते हैं कलर रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये चीज़ कैसे याद कर सकते हो आप, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ। आप ले लो BR अंबेडकर, ठीक है, बस। और ले लो एक AB रोड, या AB रोड को आप छोड़ दीजिए, BR अंबेडकर से याद रखोगे तो आपको नेक्स्ट वाला अपने आप आ जाएगा। BR मतलब B मतलब ब्लू, रेड मीन्स आपका रेड, और A मीन्स एसिड, ठीक है। तो ब्लू लिटमस से आपका जब रेड में कन्वर्ट होता है तो वो कौन कर सकता है, आपका एसिड। और अगर मैं इसकी का अपोजिट ले लूं कि रेड लिटमस जो है आपका, उसको वो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो कौन करेगा आपका, वो करेगा बेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीधी सी चीज़ है कि ब्लू लिटमस को रेड अगर कन्वर्ट हो रहा है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो आपका बेस की जगह एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से एक बार बताता हूँ, जो ब्लू लिटमस है वो अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एसिड है, और अगर रेड से ब्लू में हो रहा है तो वो आपका क्या है, बेस। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के टाइप्स की। तो इंडिकेटर आपके मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, जो आपका लिटमस है, और आपके अगर हम बात करें कैबेज लीव्स हो गए, और आपके जो कलर्ड पीटल्स होते हैं, मतलब जो आपकी जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो लीफ फ्लेक स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है। तो वो सब क्या है, आपके नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरली इन्वायरमेंट से मिलते हैं। सेकंड होते हैं आपके ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मींस जिसको हम कलर की जगह स्मेल से रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब हम कलर चेंज होके हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि ये एसिड है और ये बेस है, बट अगर हम उनको स्मेल करेंगे तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका एसिड है और कौन सा बेस। और अगर मैं बात करूं थर्ड टाइप की, जो है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हम खुद उनको बनाते हैं, मतलब वो आपके मैन मेड होते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी हम उनको कह सकते हैं। जो आपके एग्जाम्पल है उनके मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाफ्थेलिन हो गया, जो आपके एसिड और बेस टेस्ट में यूज होते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, एसिड और बेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड जो है आपके, वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं और उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा अच्छे से बताऊं तो क्या है आपका कि कोई भी आपका एसिड है, उसके अंदर मैं अगर कोई भी मेटल डाल दूंगा तो वो रिएक्शन करके एक सॉल्ट जो है एज अ प्रोडक्ट हमें दे देंगे और उसके साथ साथ एक गैस रिलीज होएगी जो आपको याद करनी पड़ेगी, वो है हाइड्रोजन टेस्ट, हाइड्रोजन गैस। और उसका अगर मैं टेस्ट बताऊं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हमें पता कैसे चलेगा, तो उसका बहुत सिंपल सा एक आपका जो है टेस्ट है कि आप मैच स्टिक लो, उसको जहाँ से आपकी गैस रिलीज हो रही है वहाँ पे रखो। अगर पॉपिंग साउंड अगर आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि उस गैस जो है, जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। जैसे आपका तो मेटल में हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे आपका हम ले लेते हैं सोडियम ले लेते हैं, Na के साथ हम ले लेते हैं HCl। तो ये जो है आपका NaCl प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे इसको। ठीक है, करेक्ट। अब हम आगे देखते हैं। ये तो रही हमारे एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपके NaOH है वो आपका एक बेस है। ठीक है, और जिंक जो है आपका वो क्या है, एक मेटल। तो जब हमारा बेस और जिंक, हमारा बेस और मेटल जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो भी एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद क्या रिलीज करते हैं, H2 गैस। ठीक है, और जो इनका सॉल्ट है उसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको नेम्स भी इनके ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि आप नेम के चक्कर में रिएक्शन बोल जाए, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे आपके मेटल्स जो हैं कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। सर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब जो आप यहाँ पे खुद देखिए, ये देखो यहाँ पे जो Na2CO3 ये जो है आपका, ये है मेटल कार्बोनेट। मेटल कौन सा है हमारा, सोडियम, तो हम इसे सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। लेकिन अब सेकंड देखो, टेस्ट ट्यूब बी में यहाँ पे हाइड्रोजन भी दिख रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन जो है रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट को कर रहा है। तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कंपाउंड में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको हम मेटल बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक और नेम है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट रिएक्शन जो है आपकी मेटल कार्बोनेट के साथ है। तो मेटल कार्बोनेट में क्या हो रहा है, एक आपका मेटल कार्बोनेट है और एसिड उसके साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो आपका एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बिना सॉल्ट के जो है कंपाउंड बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl आपको एक बढ़िया सा सॉल्ट मिल रहा है आपको, और उसके साथ साथ वाटर और CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की या मेटल बाइकार्बोनेट की, तो उसमें क्या है आपका HCl हमने लिया है, अगेन एक एसिड है वो, और उसके साथ साथ जो है आपका प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, NaCl। मैंने अभी बताया आपको कि सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपका H2O और CO2 गैस रिलीज हो रही है।
अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन है, बट ये जो रिएक्शन है ये आपकी बेस के साथ रिएक्शन है। ये दोनों जो है आपकी मेटल कार्बोनेट वाली जो है ये आपके एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है आपकी बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम आगे अच्छे से समझेंगे कि सर एसिड हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, ये कैसे पता चलेगा कि ये बेस है। इसके लिए हम आगे बहुत अच्छे से हम बताने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे रहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसे हम कहते हैं लाइम वाटर, या हम इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, इसका केमिकल नेम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है। इसको जो हम CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट बनती है जो होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, और उसके साथ साथ वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम दोबारा जो हमारा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था, जब वो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिल गया, हम उसको वापस से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हमें एक सोल्यूबल एक कंपाउंड मिल जाता है जो है आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। खुद देखिए यहाँ पे HCO3 है ना, ये देखिए यहाँ पे ये HCO3 है ना, तो ये क्या है आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप मतलब जनरल फॉर्म लेके हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे आपके एसिड के साथ तो यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ सॉल्ट को मत भूलना। सॉल्ट क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो सॉल्ट है आपका एक X और Y को ले लेते हैं हम। ठीक है, जिसमें एक जो है आपका मेटल होगा और एक कंपाउंड, एक एलिमेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, नॉन मेटल। आई गेस आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसी पूरे फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। अब ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर खुद देखिए, एक NaOH जो है आपका एक बेस है और HCl क्या है आपका एसिड, और ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे खुद देखिए NaCl बन रहा है। अब यहाँ पे जो आपका Na है वो क्या है, एक मेटल, और अगर हम बात करें Cl की तो ये क्या है आपका एक नॉन मेटल। अब आप खुद देख सकते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उनमें से एक एलिमेंट आपका मेटल का होता है और एक आपका एक एलिमेंट जो होता है आपका वो नॉन मेटल का होता है, और उसके साथ साथ आपका वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका वाटर जो है रिलीज होगा ही होगा एसिड और बेस के रिएक्शन में। ठीक है, एज अ साइड प्रोडक्ट याद रखना, ये मत भूलना कि वाटर निकलेगा सर या नहीं निकलेगा, नहीं तो मार्क्स तुम्हारे है ना हमेशा डिडक्ट हो जाएंगे इस चीज़ में। तो प्रोडक्ट जो है तुम्हें पूरे ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एसिड और बेस जो है तुम्हारे जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है जो मैंने अभी बताया, और उसके साथ साथ वाटर भी आपका रिलीज हो रहा है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं सर, चलो यहाँ पे देखते हैं। मेटल ऑक्साइड जैसे आपको हम ले लेते हैं, कोई भी हम मेटल ले लेते हैं, जैसे कॉपर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो कॉपर और ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ है। ठीक है, मेटल के साथ ऑक्सीजन, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस नेम ही तुम्हें हार्ड लग रहे होंगे, अगर मैं उसको समझाऊंगा तो तुम्हें काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया है कॉपर,
कॉपर के साथ अगर मैं उसका ऑक्साइड बनाने जाऊँ तो ऑक्साइड से मुझे याद आएगा कि मेरे को ऑक्सीजन लगाना है, तो ऑक्सीजन मैं जब इसमें लगाऊँ तो मेरा CuO इसकी फॉर्मेशन मेरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसी अगर मैं और भी चीज़ ले सकूं, जैसे Mg को ले लेते हैं, मैग्नीशियम, तो इसका ऑक्साइड जो होगा वो होगा आपका MgO। सोडियम उसे कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमारा काफ़ी चहीता है। तो Na को लेते हैं तो वो क्या बनेगा, Na2O। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कहीं पे 2 कहीं पे कुछ भी नहीं लगा, ये चीज़ आपने वैलेंसी जो है क्लास 9 में पढ़ ली होगी, तो उस चीज़ के बेसिस पे हम इसको जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अगर किसी को डाउट हो रहे हैं अभी भी या समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड और एसिड जब दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में तो एक सॉल्ट बनाएंगे और ऑफ कोर्स पानी तो निकलेगा ही। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे एक ले लेते हैं हम यहाँ पे कॉपर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। CuO जब रिएक्ट करेगा तुम्हारा HCl के साथ, ये क्या है आपका बच्चों, एसिड है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये आपका फॉर्म करेगा CuCl2 और उसके साथ क्या करेगा, H2O आपका जो है पानी ये रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका CuCl2 है ये क्या है आपका सॉल्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा है ये चीज। ठीक है, देखो इस चैप्टर में जो है ना आपको समझना बहुत ज़्यादा पड़ेगा और एंड की चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग में बिठानी होंगी। मैं बिल्कुल साथ में चलते हैं दोनों साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हम बात करते हैं जो है आपके नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स ऑक्साइड जो हैं आपके वो बेस के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे आपका एक रिएक्शन है आपकी यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन जो थी आपकी, ये जो है आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करिए। ठीक है, यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन करिए। अगर मैं सीधा सीधा बात करूँ तो खुद देखिए यहाँ पे CO2, यहाँ देखते हैं यहाँ पे CO2 जो है आपका, ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है ना। और इसके साथ हमने क्या रिएक्शन करी है, CaOH होल ट्वाइस C। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक बेस है। तो यहाँ पे खुद देखो ये एक नॉन मेटल है ना, और उसी के साथ क्या है आपका ऑक्सीजन जो है अटैच्ड है। तो ये क्या है आपका एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि रिएक्ट कर रहा है आपका इसके साथ, ये आपका बेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और उसके साथ साथ वाटर भी रिलीज हो रहा है। तो मोस्टली रिएक्शंस जो हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की, उसमें आपके वाटर रिलीज हो ही रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ जो आपका है, जैसे मैं अब बात करूँ एसिड वाले की, कि एसिड और मेटल के साथ ये नहीं होता है। जनरली एसिड और मेटल जो है वो केवल हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके एसिड्स और बेस दोनों के अंदर ही कॉमन है, तो सर कॉमन तो कुछ लग नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में कॉमन चीज़ें होती हैं दोनों में। ठीक है, तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं उनके में, जैसे हम बात कर सकते हैं आयंस। हाँ ये कह सकते हो कि जो आयन बना है, जिस मेटल या जिस नॉन मेटल का आयन आपका बना है वो डिफरेंट है भले, लेकिन आयंस तो बन रहे हैं ना। आयंस के फॉर्मेशन से ही हम जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से वो चार्ज ही तो हैं इस तरीके। और अगर मैं बात करूं एसिड और बेस की, तो जो आपके एसिड होते हैं
जो आपके एसिड्स होते हैं वो जनरली H प्लस आयंस जो हैं वो रिलीज करते हैं। यह हम इसको आप काफ़ी जगह देखोगे, H3O प्लस भी देखोगे। तो इसको देख के बच्चों घबराना मत कि सर ये क्या आ गया, नहीं, सीधा बोलो कि हमें वंशन में पढ़ा है, हमें पता है ये जो है कुछ और नहीं बल्कि आपका H प्लस ही है। ठीक है। अगर हम बात करें बेस की, तो बेस जो है आपका क्या देता है आपको, OH माइनस, है ना। तो इन दोनों में आपका ये डिफरेंस है। अब खुद देखो, हैं तो दोनों आयंस ही ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करेंगे ऑफ कोर्स। बस ये है कि आप खुद देखो कि आयंस के एलिमेंट्स अलग है, बस ये चीज़ डिफरेंट है। लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट होना जो है, ये ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट डिफरेंट हो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा या क्या नहीं करेगा, करेगा। आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ही हो, ये चीज़ गांठ बांध लो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एसिड्स कंटेन H plus ions as cation and anions such as Cl in HCl, NO3 in HNO3 and SO2 माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे खुद देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ HCl। तो HCl जो है आपका H प्लस आयंस तो है इसके पास, उसके साथ साथ इसके पास क्या है, Cl माइनस भी है ना। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में आपका क्या है, बेस में NaOH ले लेते हैं एक, बेस में हम क्या ले लेते हैं NaOH। तो ये कैसे हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, ये है आपका Na प्लस और OH माइनस, राइट। एक चीज़ और ले लेते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो ये क्या है आपका Ca2 प्लस प्लस OH माइनस। अब यहाँ पे खुद देखो कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, है ना। तो ये जो OH माइनस है जनरली कौन प्रोड्यूस करता है, बेस। और H प्लस आयन कौन जनरेट करते हैं, वो हैं तुम्हारे एसिड्स। ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो रहे होंगे आपके जितने भी क्वेरीज और डाउट्स हैं। ठीक है। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है। What happens to an acid or base in water solution? हाँ, अब ये चीज़ है जो हम अभी बता चुके हैं कि आयंस में टूटते हैं। तो आयंस की फॉर्म में कैसे टूट सकते हैं, वो तभी हो सकते हैं जब हम उनको वाटर के अंदर जो है डाल सकते हैं। अब एसिड तो जनरली हम डाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि एसिड जो है, यहाँ पे दिखा देते हैं, जो आपका एसिड है उसको कभी भी हम वाटर के अंदर नहीं डालते। ठीक है। लेकिन वाटर जो है उसको हम एसिड के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस गलत है और ये वाला जो है आपका सही प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जो जब हम एसिड के अंदर जो है वाटर डालते हैं तो उसमें धीरे धीरे या स्लोली जो है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आयंस जो है ब्रेक होते हैं। और उसी प्रोसेस के जो है आपके, जब ये प्रोसेस होता है तो उसी प्रोसेस में आपकी जो हीट है वो भी निकलती है। आया समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी कि जब हम एसिड जो है डायरेक्ट किसी वाटर में डाल दें तो काफ़ी ज़्यादा हीट उसमें एक बारी में निकलती है, जो कि हो सकता है आपके हैंड्स भी बर्न कर दे। एक सीधा सीधा बात करें तो वो हार्मफुल होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है हीट निकल रही होती है। और काफ़ी केसेस में तो जो आपके फनल वगैरह होते हैं वो सब ब्रेक भी हो जाते हैं। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे HCl जो है आपका वाटर के साथ जैसे उसने डाला तो Cl आपका बना और H3O प्लस बना, है ना। अभी आपको H3O प्लस में बता चुका हूँ, वो ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। ये देखिए, इट इज़ ऑल्सो शोन एज H प्लस और H3O प्लस
आयन, ठीक है। और ऐसी अगर हम सेम बात करें आपके बेस की, तो बेस में आप देख सकते हैं NaOH को लिया है, उसके साथ आपका जो है Na अलग और OH जो है आपका वो अलग हो गया, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा। हाँ, Na ही नहीं, आपके और भी बेस होते हैं, जैसे KOH हो गया, MgOH हो गया, MgOH होल्ट OH, सॉरी, ठीक है। तो वो भी आपके जो हैं OH माइनस आयंस और Mg2+ और K+ आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है, इनकी फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, एल्कलाइज, मतलब ऐसे बेस होते हैं वो जो OH माइनस आयंस जनरेट करते हैं, या सीधा सीधा मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बेस जो पानी के अंदर सोल्यूबल है वो क्या है आपके एल्कलाइन बेस। मतलब कोई भी आपके, मैं बोल देता हूँ, दो बेस हैं आपका A और B, ये दो आपके बेस हैं, लेकिन मैं एक बेस को मैं वाटर के अंदर डाल रहा हूँ, दोनों को डाल रहा हूँ, तो उनमें से अगर A वाला ही आपका केवल डिसॉल्व हो रहा है तो ये आपका क्या है, अल्कलाइन बेस, ठीक है। अल्कलाइन बेस आर दोज बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एसिड बेस के रिएक्शन की। अब यहाँ पे देखिए, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन होती है और उसके साथ साथ आपका वाटर भी बनता है, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपकी जो है रिएक्शन होती है, ठीक है। M जो है आपका बेस का मेटल है और X जो है आपका एसिड के साथ वाला एलिमेंट है। तो इन दोनों को जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं तो आपका MX बन जाता है और H2O जो है अलग सेपरेट आउट हो जाता है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हम समझते हैं कुछ चीज़ों को। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट आपका ले लेते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड हम लेते हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस। एंड लास्ट जो है हमारा वो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो अब इन चारों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट जो है हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब इन चारों में अगर हम बात करें तो केवल दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। क्यों सर, इसका क्या रीज़न? अभी तो आपने बोला कि एसिड और बेस होगा तो सॉल्ट होगा। उसका रीज़न ये है कि अब खुद सोचो, यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों तरफ जो है बढ़िया धुरंधरबाज सुमो रेसलर है। जब वो दोनों आपस में लड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग पोर्शंस हैं दोनों तरफ, तो क्या आपस में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो दोनों को? बिल्कुल। तो जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो क्या सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी सर। नेक्स्ट अगर हम देखें कि वीक वाले, अब दो पतले पतले बच्चों को ले लेते हैं, उनको खड़ा कर दें आपस में, और दोनों को अगर हम आपस में लड़ाएं तो वो क्या होंगे, दोनों आप एंड में थक जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपकी सॉल्ट की फॉर्मेशन बन जाएगी इन दोनों केसेस में। बट अगर मैं बात करूँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो इस केस में आपका जो बेस वाला पोर्शन है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो इस केस में आपका जो सॉल्ट भी बनेगा तो वो आपका एक अल्कलाइन सॉल्ट होगा, मतलब उसके अंदर जो है ना आपकी बेस की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस है वो डोमिनेट कर रहा है एसिड को। ऐसी अगर मैं फोर्थ वाली चीज़ को देखूं तो फोर्थ वाले में आपका जो वीक बेस है वो तो ख़त्म हो जाएगा, उसको डोमिनेट कौन कर जाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड
जो आपका सोल्ट बनेगा वो आपके एसिड की प्रॉपर्टीज शो करेगा, क्योंकि जो आपका एसिड है वो काफ़ी डोमिनेंट है फोर्थ केस में। तो आपको समझ आ गया कि अच्छे खासे सॉल्ट का फॉर्मेशन होना कब पॉसिबल है, जब आपके या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो दोनों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो दोनों, या फिर दोनों वीक एसिड और वीक बेस हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने ये तो बता दिया कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ के बारे में पढ़ना है, जो है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है वो डिटरमाइन करता है वैल्यूज़ को कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, और उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है। अगर हम बात करें पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल जो होता है आपका कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें 0 से लेके 14 तक के नंबर्स होते हैं और बीच में जो होता है वो 7 होता है, और यहाँ पे कलर्स जो हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 7 से ज़्यादा अगर पीएच की वैल्यू है, तो यहाँ पर जो आपका सॉल्ट या फिर जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक। वो क्या होगा आपका बेसिक। लेकिन अगर मैं बात करूं 7 से कम की, तो वो क्या होगा आपका एसिडिक। ठीक है, यहां पे अब देखते हैं पीएच स्केल आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। अब यहां पे खुद देखिए 7 पे जो है आपका ये आपका एक न्यूट्रल होता है, एक ये न्यूट्रल पॉइंट है। अगर हम इससे आगे जाएंगे तो हमें बेस मिल जाएगा, और अगर हम इससे कम पे जाएंगे तो हमें एसिड मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं जो आपका एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे पीएच की वैल्यू जो है 7 से कम हो रही है, और जैसे जैसे 7 से ज़्यादा हो रही है तो आपका बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब सर बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, तो उसके साथ साथ बेस की ज़्यादा अमाउंट होगी। हाँ बिल्कुल होगी, बेस की ज़्यादा अमाउंट होगी तो इसका मतलब OH माइनस जो आयन है उसकी अमाउंट भी तो ज़्यादा होगी। मैंने कहा बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे OH माइनस आयन जो है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बेस ज़्यादा हो रहा है। अब जब OH ज़्यादा हो रहा है तो क्या H प्लस कम होगा? बिल्कुल, जब OH ज़्यादा है आपका तो H प्लस जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम दोनों चीज़ें कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑफ OH माइनस आयन, या फिर कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें आपकी करेक्ट होंगी। सेम हम बोल सकते हैं आपके जब 7 से कम जा रहा है, 7 से कम जाएगा तो मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो मतलब एसिड ज़्यादा, एसिड ज़्यादा तो आपका H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, और H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। आया समझ में? अब ये तो समझ में आया ज़्यादा होगा और कम होगा तो एसिडिक और बेसिक होगा, लेकिन अगर दोनों साथ में आएंगे, अगर आपके H प्लस आयन और OH माइनस आयन अगर दोनों सेम कंसंट्रेशन पे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो रही होगी कि पीएच स्केल से आपसे काफ़ी क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, कि आपसे पूछ लेगा कि पीएच स्केल क्या है आपका, वो किस टाइप से आपका बनता है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो पीएच स्केल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, उसके कितने नंबर्स हैं। ठीक है, 0 से 14 तक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा बेसिक, उससे कम तो आपका एसिड आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपसे कॉमनली पूछेंगी। अब बात यह है कि पीएच स्केल की हमारी क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है हमारी, अगर हम एवरीडे लाइफ में बात करें तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है आपकी वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका जो पीएच होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। मतलब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी पीएच की रेंज जो है वो 7 से लेके 7.8 ही है, हम ऑलमोस्ट उसको न्यूट्रल ही मानेंगे। ठीक है,
और उसके अलावा अगर हम बात करें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपके कुछ ही पॉइंट, कुछ ही रेंज होती है उनकी जिसमें वो सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपके रेन वाटर की, जो आप कहते हैं ना, आपने ये चीज़ काफ़ी सुनी होगी अपने पेरेंट्स से कि में कि बारिश में जो है ना, फर्स्ट बारिश जो होती है आपके मॉनसून सीजन में, कि उसमें नहीं नहाना चाहिए। तो मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, मतलब जब मैं जाता था छत पे, तो मेरे को हमेशा बोलते थे कि जो पहली बारिश होती है या स्टार्टिंग में जब 1-2 दिन होते हैं उसमें मत जाया करो। तो मैं सोचता था ऐसा क्या हो सकता है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि जो फर्स्ट फ्यू जो आपकी रेंज होती हैं वो होती हैं आपकी एसिडिक रेन। मतलब जो आपकी पीएच होता है उस रेन का, वो आपका होता है अराउंड 5.6 या उससे कम, ठीक है। जनरली उससे कम ही होता है। तो वो एसिडिक रेंज जो होती हैं वो आपकी स्किन को हार्म करती है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है उसका पीएच का लेवल न्यूट्रल पे आ जाता है, तो इसलिए बाद में हमें मना नहीं करा जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में यही रीज़न होता है एक्चुअल, जो आपको मना करा जाए जिस वजह से। तो देख लो, आपके पेरेंट्स को भी साइंस पता है तो आपको भी पता होनी चाहिए, इसके लिए आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो एसिड रेन से हमें तो जो नुकसान है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी, जैसे आपके फिश, जो आपके मरीन वाले जो आपके एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए क्या नुकसान है। तो उनके लिए नुकसान ये है कि जो उनका सर्वाइवल है एक्वेटिक लाइफ का, वो रिवर में जैसे आपके वाटर है फॉर अराउंड आपका 7.2 का है पीएच उसका, तो उसमें जैसे ही आपकी एसिड रेन पड़ेंगी तो आपका 7.2 जो है उससे कम हो जाएगा आपका पीएच का लेवल। तो जैसे जैसे पीएच लेवल गिरेगा तो उसके साथ साथ जो है उनको डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो जाएंगी, उनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनमें उसमें रहना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, जो है आपका पीएच इन ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। मतलब बैकयार्ड मतलब हमारे वैसे घर वालों के नहीं, जो आपके फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम जो है सॉइल्स को जो है चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना पीएच लेवल है उसका। तो उसका पीएच लेवल जो है आपका 7 से लेके 7.9 या 8.2 इतना ही हो सकता है। 8.2 भी नहीं कह सकते, 8 तक ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एसिडिक जो है वो नेचर बढ़ेगा, ये ज़्यादा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, तो वो जो सॉइल है वो उतनी आपकी फर्टाइल नहीं रहेगी। उसके अंदर जो है जितने न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होंगे, एक पर्टिकुलर आप किसी वेजिटेबल, फ्रूट या किसी भी चीज़ को आप जब उसे ग्रो करते हो, उगाते हो किसी भी चीज़ को, तो वो आपके उतने नरिशमेंट नहीं मिल पाते उन चीज़ों। तो सीधी सी चीज़ें जब उन्हें ही नहीं मिल पाएगी तो हमें कैसे मिलेगी जब उन्हें खाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है आपके पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो हमारे पेट है उसमें एक एसिड है जो कि है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके हम कहते हैं। और HCl जो होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो जो है जितने भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उस सबको जो है वो कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। अब ये मत सोचने लग जाना कि हमारे पेट में एसिड है हम तो गए ख़त्म, नहीं। वो उसके जो जहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है उसके पास एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर जिसे हम कहते हैं। वो हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आते हैं। तो वो जो है HCl, वो आपका जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कभी आपने सुना होगा अपने, जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं वो बोलते हैं या कि आज तो खाना बहुत खा लिया, आज थोड़ी एसिडिटी सी हो रही है ना। तो वो क्या होता है, मतलब जैसे आप ज़्यादा खाना खा रहे हो तो बॉडी क्या करती है कि यार आज तो बहुत खाना आया है, तो हमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी जिससे वो खाना जो है हम सारा डाइजेस्ट कर पाएँ। तो जैसे जैसे आपकी एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी वैसे वैसे आपको जो है थोड़ी सी जलन सी महसूस होने लगती है, ठीक है। ये उसका जो है मेन रीज़न होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपके एंड एसिड जो है उसमें भी यूज़ होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो आपने बचपन में तो खूब सुना होगा कि
आपको डेली ब्रश करना चाहिए, है ना, या बहुत सी जगहों पे बोलते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम, है ना। तो क्यों बोलते हैं, वो उसका रीज़न ये होता है कि जो आपके जो पीएच होता है आपका माउथ का, वो अगर 5.5 से कम होगा, मतलब एसिडिक की तरफ जाएगा, तो वो आपके जो इनेमल है, जो टूथ इनेमल है, उसको जो है वो डिके करने लग जाएगा, मतलब उसको ख़राब करने लग जाएगा। अब जब सीधी सी चीज़ है, जिस चीज़ को जिसका आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है जनरली आपकी लाइफ में, जब वो चीज़ ख़राब होगी आपको पेनफुल होगा, है ना, और आपको दिक्कतें भी आने लगेंगी। ठीक है, तो वो पीएच आपका 5.5 से कम ना जाए, इसलिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं सर? टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो जो टूथपेस्ट है आपका, उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। वो लगता है ना, जैसे हम ब्रश करते हैं ठंडा ठंडा सा, तो वो आपका जो है एक बेस जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो जो बेस है वो आपका एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है सभी हमें बोलते हैं कि हमें डेली ब्रश करना चाहिए, तो उसका मेन रीज़न ये होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके टूथ इनेमल की, तो वो किससे बना होता है? आपके कैल्शियम हाइड्रोक्सी फेटाइट। ठीक है, ये आपका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। ठीक है, और ये आपके पूरी बॉडी का एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स प्लांट्स टू केमिकल वेलफेयर। मतलब सेल्फ डिफेंस ऐसे नहीं कि आप शेर से लड़ने चले गए, पीएच के बारे में जान के मत जाना अभी। ठीक है, अभी क्या, कभी मत जाना। तो जो आपके जैसे देखो ना कि बी स्टिंग हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना मधुमक्खी ने काट लियो तो आप कुछ लगाओ, है ना, जनरली लगाते हैं हम बेकिंग सोडा लगाते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो बेकिंग सोडा होता है वो जो बी स्टिंग का जो एसिड होता है उसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे इन्फेक्शंस और जो आपके पेनफुल जो होता है, वो पेन जो होता है वो आपका उसमें रिलीफ कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें कि जो आपके नेचुरल सोर्स हैं उनमें कौन कौन से एसिड जो हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप बात करें विनेगर की, ऑरेंज की, टर्माइंड की, टेमराइंड और आपके टोमेटो, इन सब में आपके एसिटिक एसिड, सिट्रिक, टार्ट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड रहते हैं। जनरली आपसे जो है विनेगर एंड स्टिंग इन सब के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सॉल्ट्स के बारे में और जानेंगे कि जो ये सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस के साथ, वो उनका क्या यूज़ है। ठीक है, तो अब ये खुद देखिए, जो सॉल्ट होते हैं आपके ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका जो आपका ये है फर्स्ट वाला, जिसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो 7 से ज़्यादा होगा, तो आपका जो सॉल्ट होगा यहाँ पे उसका पीएच भी क्या होगा, 7 से ज़्यादा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका जो पीएच होगा वो होगा 7 से कम। जो सॉल्ट आपका फॉर्म करेगा उसकी पीएच की वैल्यू जो होगी 7 से कम हो जाएगी। बट अगर हम बात करें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो उसमें आपके सॉल्ट की जो पीएच है उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपके, ये आपके जो केमिकल्स हैं फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट है आपके, कुछ आपके रॉ मटेरियल्स हैं केमिकल्स के। ठीक है, जिनकी हेल्प से आपके काफ़ी सारे जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, वो आपका एक बेस है। ठीक है, वो आपका एल्कलाइन बेस है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो एल्कलाइन मतलब वही जो आपके सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड
थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये जब आपका एक्वस में होता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब पानी के अंदर जो होता है NaCl, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन। ठीक है, ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 NaCl लिए और वाटर के साथ जैसे ही हमने उसको रिएक्ट करा तो हमें क्या मिल गया? NaOH और Cl2 और H2 गैस हमें मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको एक फिगर दिखा रखी है जिसमें आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपका जो हम बात कर सकते हैं, जिस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप खुद देखेंगे यहाँ पे आयंस जो है, आयंस के थ्रू जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा रही है। ये जो डॉटेड वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन होती है आपकी, जो आपके सेपरेट आउट कर देती है आयंस को, मतलब नेगेटिव आयन इधर, पॉजिटिव आयन इधर की तरफ। ठीक है, जो आपका, अब बात करें यहाँ से हमने ब्राइन सॉल्यूशन को डाला, NaCl जो है आपका, उसको हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके पास क्या हो जाएगा? ब्राइन सॉल्यूशन के पास NaOH भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका किस में यूज़ होएगा? आपका ये आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, इन सब की प्रिपरेशन में आपका इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे साइड प्रोडक्ट्स की, जो है आपके Cl2 और H2। H2 जो है आपका आपके फॉर अमोनिया फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होती है ना। आपके फ्यूल्स में भी H2 की काफ़ी नीड होती है। और अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन होता है आपके वाटर ट्रीटमेंट की, मतलब वाटर के अंदर जो है आपकी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। और उसके साथ साथ आपके जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ें डाली जाती हैं। क्या डाली जाती हैं? Cl2। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे जने जो हैं स्विमिंग पूल में जाते हैं तो जिससे इन्फेक्शंस ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्ट की फॉर्मेशन की। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि सॉल्ट्स वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वो है आपका कि एसिड्स की कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। सेकंड, आपके बेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। थर्ड, pH स्केल क्या है, उसका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में। और फोर्थ जो है आपका सॉल्ट, कि सॉल्ट आपका कितने कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, उनके यूजेस और उनके केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका कैसे बनता है? जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ये आप Ca और ब्रैकेट में ClO होल ट्वाइस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ साथ हमें कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट भी मिलता है और हमें वाटर भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज़ क्या है? तो ये आपसे यूजेस जो हैं एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूजेस जो हैं आपके, ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग कॉटन और क्लीनिंग फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मतलब जो आपके कॉटन होंगे, आपके वूल्स हो गई, जो हम रॉ मटेरियल मिलते हैं हमें, जितने भी हमारे हम बात करें आपके एनिमल्स से, तो उसको हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हम उनसे लेते हैं, तो उसके केस में हमें कुछ जैसे बोलते हैं इम्प्योरिटीज़, है ना, कुछ गंदगी जो होती है, या कुछ आपके इंसेक्ट्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, या सीधा सीधा उसको क्लीन करने के लिए हम जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके साथ इसको हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं, आपकी जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इसको हम ड्रिंकिंग वाटर में भी डाला जाता है। इसको ज़्यादा अमाउंट में नहीं कि भर के डाल दिया, नहीं, फिर ख़त्म ही हो जाओगे। ठीक है, यहाँ स्मॉल अमाउंट में डाला जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, जिससे कि जो हमारा वाटर है वो जर्म्स से फ्री रहे। ठीक है, जिससे उसमें जर्म्स ना हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वही जो हम किचन में जैसे यूज़ करते हैं, है ना,
काफ़ी अपनी टेस्टी डिशेज जो हैं हम बेकिंग सोडा की हेल्प से ही बनाते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है आपका कैसे फॉर्म होता है, फर्स्ट NaCl विद H2O प्लस CO2 एंड NH3, इन चारों को आपको याद करना पड़ेगा कि क्या आपके रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं बेकिंग सोडा में, ठीक है। तो जब इन चारों को हम रिएक्ट कराते हैं साथ में तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है हम इसी को ले लेते हैं और इसी को हम जो है फर्दर रिएक्ट कराते हैं। जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जब ये हमारा NaHCO3 है उसको हम फर्दर हीट कर देते हैं, सीधा सीधा अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जब हीट कर देते हैं, ये देखो आप खुद सोचो, यहाँ पे ये जो है यही है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, यही आपका बेकिंग सोडा है। अब इसी को जब हम हीट करते हैं तो हमें Na2CO3 प्लस वाटर और CO3 गैस जो है CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है। और ये जो CO2 गैस है यही आपका रीज़न होता है जो आपके फ्लफीनेस आती है ना, जो आपके केक्स होते हैं, है ना, तो उसके अंदर जो फ्लफीनेस आती है वो CO2 के वजह से ही आती है, जो CO2 की प्रेजेंट में ही आती है, ठीक है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, हाँ, जो बेकिंग सोडा है आपका वो यूज़ करा जाता है आपके बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, ठीक है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग होते हैं, ठीक है। मतलब जो बेकिंग सोडा है वो होता है आपका NaHCO3 और जो आपका बेकिंग पाउडर है वो क्या होता है आपका Na2CO3। मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है आपका बेकिंग पाउडर है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है या सोडियम बाइकार्बोनेट वो क्या है आपका बेकिंग सोडा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उसका एक और यूज जो है आपका वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स बीइंग alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief। मतलब ये आपके एज एल्कलाइन होने की वजह से एंटासिड में भी आपका जो है रिलीफ करता है और उसके साथ साथ जो आपके एसिडिटी हो जाती है स्टमक में ज़्यादा तो उसको भी जो है न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसमें भी रिलीफ के लिए ये यूज़ करा जाता है, ठीक है। और इसका एक और यूज़ है जो आपसे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, जो है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है आपका एक अनदर केमिकल है जो आपका सोडियम क्लोराइड से ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है उसको जब हमने 10H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ जब हमने उसे रिएक्ट कराया तो हमें Na2CO3 और डॉट 10H2O हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी होगी। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे 10 ऐसे क्यों आ गया, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। Na2CO3 प्लस 10H2O जब आपका बनता है तो ये आपका इस फॉर्म में बन जाता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये इस फॉर्म में आपका एक मॉलिक्यूल बना लेता है। मतलब जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी टाइनी होते हैं साइज़ में, ठीक है। तो ये छोटे होने की वजह से जो CO2 आपका Na2CO3 जो है उसके साथ मिल जाते हैं और ये क्या करता है कि अरे H2O आ रहा है, इसे दबोच लेते हैं, है ना। तो ये इसको ट्रैप कर लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये मिक्स हो जाते हैं बल्कि ये उसके साथ मिलके एक क्रिस्टल सॉलिड बना देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो है आपका सॉलिड होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहा है। क्या ये Na2CO3 को वेट कर देता है, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है? नहीं, इसका आंसर है नहीं, ये ऐसा नहीं करता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है वॉशिंग सोडा का, अगर हम बात करें तो है आपका सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। तो बोरेक्स आपका एक फेमस काफ़ी कंपाउंड है और इसके काफ़ी इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं। तो उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में भी वॉशिंग सोडा जो है आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है। ठीक है, थर्ड है आपका सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। मतलब ये आपके क्लीनिंग एजेंट्स में भी यूज़ करा जाता है जो आपके घर में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे वो वॉशिंग सोडा होता है ना, वो उसी तरीके से। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब जो आपके हार्डनेस ऑफ वाटर से अगर मैं बात करें तो जो भी आपके स्टेन वगैरह हैं उन सबको रिमूव कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके एक पॉइंट की जो है आपका क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन है अभी मैं आपको बताया, जैसे ये था, अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 11 ले लेता हूँ तो क्या मेरा तब भी यही बनेगा यहाँ पे 11 के साथ? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि मैं कितने कितने मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता हूँ। इसकी कैपेसिटी 10 तक ही है, तो ये केवल 10 तक ही होल्ड करके रख सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक मॉलिक्यूल और दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, अपने बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देगा और ये आपका एक जो है आपका फॉर्म, अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एक एक्वस सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर का तो नाम आपने सभी ने सुना ही होगा आई गेस, तो ये उसी के जैसे ही है। ठीक है, तो हम अगर मैं बात करूं, ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सन एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का यहाँ पे बच्चों क्या मतलब है? मतलब एक होता है आपका H2O, अगर वो निकल जाता है तो वो हाइड्रेशन हो जाती है। अगर हेमीहाइड्रेशन मतलब हाफ आपका मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल जो है आपका वो निकल रहा है। ठीक है, एक की जगह हाफ निकल रहा है वाटर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये वही सब्सटेंस है जो आपका डॉक्टर्स जो है आपके यूज़ करते हैं, जो आपकी जब बोन्स आपकी जो है फ्रैक्चर हो जाते हैं ना, तो उसमें इसी का यूज़ करा जाता है जिससे आपकी जो बोन्स हैं उनको वापस से राइट पोजीशन में लाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो आपका एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको हम वाटर के साथ जब मिक्स कर देते हैं तो ये जिप्सन में जो है चेंज हो जाता है और आपको एक हार्ड सॉलिड मास जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई गेस यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये उसकी एक रिएक्शन है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O gives CaSO4 डॉट 2 H2O। ठीक है, इसके आपको नेम्स याद रखने पड़ेंगे बच्चों कि ये आपका जिप्सन है अगर आपका 2H2 है, अगर हाफ H2 है तो ये क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी हम क्रिस्टलाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 डॉट 5H2O। अब क्या सर ये भी आपका सॉलिड है? मैं बिल्कुल यस, हाँ ये आपका सॉलिड है। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह मैं यहाँ पे इसे 6 ले लेता हूँ, 6H2O ले लेता हूँ,
क्या ये तब भी सॉलिड होगा? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं होगा सर? उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो तभी बन सकता है, मान लो ये आपका एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल की एक कैपेसिटी होगी कि मैं इतने एलिमेंट्स या इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ होल्ड करके रख सकता हूँ, मतलब मैं इनको पकड़ के रख सकता हूँ। अब मुझे एक भी एक्स्ट्रा दोगे तो मेरा जो क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन है, जो मेरा क्रिस्टल है, वो खुल जाएगा और मैं वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको हमेशा लिखना है फिक्स्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने भी लिखा है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लिखोगे कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल टीचर जो है काट के पेपर फाड़ के तुम्हारे मुंह पे मारेगा। खैर मुंह पे तो नहीं मारेगा, घर पे नहीं आएगा वो तुम्हारे, बट हाँ तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब एक और चीज़ पे हम जाते हैं, जो है हमारे थोड़े से क्वेश्चंस। अब यहाँ पे चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर पढ़ते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू देन इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बताई थी, वो है आपकी BR अम्बेडकर। मतलब ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट करता है? रेड को, अगर वो एसिड है तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट, रेड से ब्लू हो रहा है, तो रेड से ब्लू मतलब बेस, और बेस यहाँ पे 1 होता है उसका, नहीं 4 5 नहीं, तो आंसर क्या है आपका आपका D 10। नेक्स्ट है आपका अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स NaCl, LiCl, KCl। हमें पता है कि Li, K और Na ये सब क्या है आपके मेटल है, और Cl क्या है आपका नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? सॉल्ट। यहाँ पे एक ही आपका एसिड बचा, तो उसका क्या आंसर है आपका B। ठीक है, अब यहाँ पे 10 ml सॉल्यूशन जो है NaOH का, वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है किसका? 8 ml ऑफ HCl का। अगर मैं NaOH 20 ml ले लूँ तो मेरे कितना HCl जो है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। अब सीधा सीधा उन्होंने यहाँ पे इसको डबल कर दिया, तो हम 8 ml से भी डबल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर D। ठीक है, ये आपका बहुत ही इजी है। एंटासिड है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? इसका आंसर एंटासिड है। ठीक है, अभी आपको पीएच के बाद पीएच स्केल में ही मैंने ये चीज़ बताई। ये कुछ आपकी रिएक्शंस हैं जो आपको जो है बनानी, जैसे डाइल्यूट जो है आपका H2, ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स। मतलब आपका H2SO4 Zn के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? तो ये आपका फॉर्म करेगा ZnSO4 और H2 गैस जो है रिलीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। हाँ, यहाँ पे रिबन जो मैग्नीशियम जो होता है वो आपका रिबन, मतलब सीधा सीधा समझ लेना कि वो केवल Mg के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे HCl आपका रिएक्ट कर रहा है Mg के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा? MgCl प्लस H2, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये आपकी रिएक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। यहाँ पे H2SO4 रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बनेगा आपका? वो बनेगा आपका Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका H2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग आप कर लेना बच्चों। ऐसे ही आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ, सेम आपका जो है रिएक्शन है एल्यूमिनियम जैसी है। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इसके PYQ क्वेश्चंस हैं वो भी हम अपनी एक नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी PYQ सीरीज़ है उसमें भी हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एक आध और। जैसे आपका एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं वाटर की एब्सेंस में। उसका रीज़न सिंपल सा है कि एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कब शो करेगा, जब वो आयंस की फॉर्म में होगा, है ना। क्योंकि आयंस फ्लो कर सकते हैं वाटर के अंदर, विदाउट वाटर वो एक सॉलिड ही रहेगा, वो एक सॉल्यूशन ही रहेगा, ठीक है। तो जब वो वाटर की एब्सेंस होती है तो उनके पास H+ आयंस नहीं होते हैं, तो H+ आयंस ना होने की वजह से वो एसिडिक बिहेवियर अपना शो नहीं कर पाते, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका एक ले लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो है आपका, वाई डज अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश वाटर, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। मतलब 6 मतलब आपका एसिड से 6 से वो अल्कलाइन में पहुंचता है, इसका मतलब वो आपका बेस की फॉर्म में जा रहा है। तो क्यों जाता है, क्योंकि उस ड्यू टू द एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। वो आपका बेस जो है जब डल जाता है उसके अंदर तो वो आपका अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट कर देता है, मतलब बेस की तरफ pH जो आपका शिफ्ट कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका वो है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। इसका रीज़न ये है कि जब आप बेकिंग सोडा डाल देते हो, है ना, तो वो डालने के बाद जो आपका कर्ड होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा वो होता है आपका एसिड, वो होता है आपका लैक्टिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब वो कन्वर्ट हो रही होती हैं चीज़ें लैक्टिक एसिड में, उसकी वजह से आपको टाइम लगता है कि आपका जो मिल्क है वो कर्ड के अंदर बन रहा होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। कोई भी आपको डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट अपनी वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय।